नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज हम पुनः अपने YouTube चैनल द सुमन क्लासेस पर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रॉप इंटेंसिटी के संदर्भ में, अर्थात सस्य गहनता के संदर्भ में। सस्य गहनता के विषय में हम कह सकते हैं कि भारत की इतनी बड़ी आबादी जो है वह कृषि प्रधान है। लगभग आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और यहाँ का जीविकोपार्जन से लेकर करके यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्थाएं बच्चों के जो कृषि कार्य से जुड़े हैं वो कृषि से निर्धारित होते हैं। चूँकि कृषि का क्षेत्र एक सीमित दायरा में है, लगभग 51% भूमि कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, मतलब कृषि क्षेत्र को घेरे हुए है और जनसंख्या का दबाव दिन प्रतिदिन भारत का बढ़ते जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला यह हमारा देश एक सीमित कृषि क्षेत्र में बंधा हुआ है। ऐसे में इसके जीविकोपार्जन से लेकर के इसके अन्य गतिविधियां, जैसे इसका वाणिज्यिक गतिविधियां, इसकी सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां, इन्हीं कृषिगत फसलों पर टिका हुआ है। ऐसे में हम बिना कृषि के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए हम कृषि को बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृषि भूमि को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, जो है वही रहेगी। क्योंकि यदि दूसरे क्षेत्रों पर हम यदि कब्जा करते हैं, पहाड़ को हम कृषि भूमि में तब्दील करते हैं, तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको जो कृषि करने लायक भूमि है, उसी कृषि करने लायक भूमि में हमको बेहतर उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। यही उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना क्रॉप इंटेंसिटी कहलाता है। तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या होगा, कैसे हम क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगा। तो क्रॉप इंटेंसिटी बिना बढ़ाए हम उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने में असफल रहेंगे। तो क्रॉप इंटेंसिटी का तात्पर्य यह है कि एक कृषि वर्ष में हम फसलों का कितना बार हम उपयोग कर रहे हैं या ले रहे हैं जमीन से, यानी कि एक कृषि बार में एक जमीन से हम कितनी बार फसलों का उत्पादन कर रहे हैं या कितने फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। यानी कि लैंड यूज, जितना अधिक लैंड यूज होगा उतनी अधिक उसकी क्रॉप इंटेंसिटी होगी। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र होगा और जो सकल कृषि योग्य भूमि है, उन दोनों का अनुपात जो होगा वह क्रॉप इंटेंसिटी कहलाएगा। तीसरे शब्दों में हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझ सकते हैं। हम देखिए लिख के रखे हैं, कि लिखने में टाइम टेकन होता है थोड़ा, इसलिए लिख लिए थे। क्रॉप इंटेंसिटी बराबर क्या होगा, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र बट्टा कुल कृषि योग्य भूमि और 100 से गुना कर देंगे, जो निकलेगा वह क्रॉप इंटेंसिटी होगा। जैसे हम मान लिया कि हमारे पास 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघे हमारे पास यदि जमीन है और कुल जमीन है जो खेती करने लायक है, लेकिन उसमें हम 10 कट्ठा में खेती कर पा रहे हैं, तो 10 कट्ठा कुल बोया गया क्षेत्र है और 20 कट्ठा हमारे पास कुल कृषि योग्य भूमि है और 100 से गुना कर दिए तो जो कितना निकला, तो 50% आया, 50 आया, 50% आया। तो हमारा 1 बीघा जो भूमि है उसका 1 साल का क्रॉप इंटेंसिटी 50% है। इसी प्रकार से यह हो सकता है कि हम 1 बीघा में एक जगह एक बार 10 कट्ठा हम एक कृषि वर्ष में एक बार में मान लिया कि 6 महीनमा फसल 10 कट्ठा उगा लिए, फिर एक जगह मान लिया कि 5 कट्ठा में फिर बो दिए, फिर मान लिया कि 2 कट्ठा में बो दिए, इस ढंग से मान लिया कि बोल दिए, तो कितना 10 और 5 कितना हो गया 15 कट्ठा में हम कुल बोए हुए क्षेत्र हैं और कुल जमीन हमारे पास कितनी है, तो वह
20 कट्ठा है तो 10 5 15 और गुना हम 100 से करेंगे तो 5 आया, 10 और 5 15 पचे 25 से, तो हमारा जो क्रॉप इंटेंसिटी हो जाएगा 10 5 15 पचे 75, तो क्रॉप इंटेंसिटी हमारा 75% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्रॉप इंटेंसिटी को समझने का प्रयास किए हैं। फिर से समझिए कि क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब ही है कि लैंड यूज से है, हम जमीन को कितनी बार उपयोग कर रहे हैं या जमीन को कितना उपयोग कर रहे हैं। अब जमीन का उपयोग चाहे तो एक ही फसल को एक साल में बार बार उगा करके ले लीजिए, या फिर विविध प्रकार के फसलों को रोप करके जमीन का उपयोग बार बार कीजिए, तब जो होगा वह क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ेगा, क्रॉप इंटेंसिटी को बतलाएगा। तो जब विविधीकरण, फसलों के विविधीकरण के माध्यम से जब हम क्रॉप इंटेंसिटी को व्यक्त करते हैं तो फसलों का विविधीकरण क्रॉप कॉम्बिनेशन कहलाता है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के फसल का एक कॉम्बिनेशन होता है और उसको कैपिटल लेटर के शुरू में लिखते हैं, कैपिटल लेटर द्वारा 3 4 तक उसको लिखा जाता है। जैसे हम बोले कि कोई एक प्रदेश है और उस क्षेत्र में धान की सबसे अच्छी फसल होती है, उसके बाद जो होने वाली फसल गेहूं है मान लिया, उसके बाद मान लिया चना है, तो हम लिख देंगे RWG प्रदेश। तो एक एक क्रॉप कॉम्बिनेशन हो गया। फिर अलग क्षेत्रों में भी क्रॉप कॉम्बिनेशन होती है। तो जितना क्रॉप कॉम्बिनेशन में और बढ़ोतरी जितना होगा, क्रॉप इंटेंसिटी में भी बढ़ोतरी होगा। यानी कि क्रॉप कॉम्बिनेशन भी क्रॉप इंटेंसिटी को बताता है। तो यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम के परीक्षाओं में या नेट जेआरएफ के परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कथन कारक में यह चीजें दिया हुआ रहता है। क्रॉप कॉम्बिनेशन क्रॉप इंटेंसिटी को बताता है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या क्रॉप इंटेंसिटी क्रॉप कॉम्बिनेशन को बतलाएगा? यह कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हम एक जमीन में 4 प्रकार के फसल ना बोल करके हम एक ही प्रकार के फसल को बार बार बोले, हम तो लैंड तो यूज कर ही ले रहे हैं, तो क्रॉप इंटेंसिटी है। लैंड का किसी भी रूप में बार बार उपयोग होना, मतलब कृषि कार्य में बार बार उपयोग होना, क्रॉप इंटेंसिटी को दर्शाएगा। लेकिन जब फसलों के विविधीकरण की हम जब बात करेंगे और लैंड यूज जब करेंगे तो वो तो क्रॉप इंटेंसिटी होगा ही होगा, और वह क्रॉप कॉम्बिनेशन का भी उसमें चीजें देखने के लिए, मैंने क्रॉप कॉम्बिनेशन उसको क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब यह एक चीजें हैं कि यह बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है। यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी आप पूरे भारतवर्ष में देखिएगा तो पूरे भारतवर्ष का क्रॉप इंटेंसिटी 152% है, लेकिन यह कहीं अधिक है तो यह कहीं कम है। तो कुछ क्षेत्र, जैसे कि हम इसको लगभग 5 क्षेत्र में हम बांट करके अध्ययन करते हैं। तो 5 क्षेत्र में हम देखें कि एक अति उच्च गहनता, यानी कि सबसे अधिक क्रॉप इंटेंसिटी यानी कि शस्य गहनता वाला जो क्षेत्र है उसको 180% से जो अधिक रहेगा, जहां का क्रॉप इंटेंसिटी, उसको हम अति उच्च में रखेंगे। 160 से 180 के बीच में रहेगा, इसको हम उच्च गहनता में रखेंगे। 140 से 160 रहेगा, उसको हम मध्यम में रखेंगे। और 120 से 140 रहेगा निम्न में रखेंगे। और 100 से 120 वाले को अति निम्न की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो क्रॉप इंटेंसिटी आप पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, तो ये कौन कौन क्षेत्र को कवर करता है, तो आप यह समझने का प्रयास करेंगे। जब घूमेंगे पूरे भारतवर्ष में तो आप देखेंगे कि जो हरित क्रांति वाला क्षेत्र है वहाँ का क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी अधिक है। बंगाल में क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी अधिक है, वहाँ 180 से प्लस क्रॉप इंटेंसिटी है। तो अब वहाँ का स्थानीय कारण ढूंढिए कि क्या ऐसी वजहें हैं कि हरित क्रांति वाले क्षेत्र में और बंगाल में क्रॉप इंटेंसिटी अधिक है, जबकि बिहार में नहीं है, पठारी वाले क्षेत्रों में नहीं है, तमिलनाडु में उतना नहीं है। ऐसा क्या वजह है? तो वजह आपको देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश में उतना नहीं है, तो वजह आप देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ सिंचाई की सुविधा और मृदा की उर्वरता क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाता है, और जनसंख्या का दबाव भी।
लेकिन पश्चिम उत्तर जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का दबाव उतना नहीं है, तो वहाँ का जो स्थानीयकरण कारक है वहाँ है हरित क्रांति, संकर बीज, रासायनिक उर्वरक और संस्थागत कारक का बेहतर होना और राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों का बेहतर होना, सिंचाई के साधनों का बेहतर होना, यह वहाँ का मूल कारण है क्रॉप इंटेंसिटी को बेहतर होने में। लेकिन बंगाल में क्रॉप इंटेंसिटी का बेहतर होने में मूल कारण क्या होगा? तो वहाँ का मूल कारण है मिट्टी की उर्वरता और नदियों का जो जाल है वहाँ पर, उससे जो सिंचाई होती है, वर्षा का जो मात्रा है उससे जो सिंचाई होती है। तो सिंचाई के तहत तो हम नेचुरल बारिश को रखते नहीं है, वर्षा को पानी के मैंने पानी की उपलब्धता और मिट्टी की उर्वरता बंगाल के लिए होगा और जनसंख्या का दबाव यहाँ के लिए होगा। तो सभी जो क्षेत्र हैं उनकी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वह भिन्न भिन्न होगी और वहाँ वह स्थानीयकरण से प्रभावित होगा। जैसे दिल्ली के आसपास का जो रीजन होगा या कोई भी नगरों के जो आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ का क्रॉप इंटेंसिटी लगभग 190-200 से अधिक होता है। जैसे मान लिया कि हम पटना का क्रॉप इंटेंसिटी को समझने का प्रयास करें तो पटना के आसपास के जो नगर जो क्षेत्र होंगे या ग्रामीण क्षेत्र होंगे या कृषि क्षेत्र होंगे, जैसे मान लिया कि दियारा वाला पटना में ही गंगा के उस पार जाइए, दियारा का क्षेत्र है, यहाँ का क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगा। हमेशा वो लैंड यूज हो रहा है, एक साल में कई फसलों का उत्पादन किया जा रहा है या एक ही फसल सब्जी ही कई बार उगाया जा रहा है, 10 बार उगाया जा रहा है, 4 बार उगाया जा रहा है, 5 बार उगाया जा रहा है, तो वहाँ क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होगी। क्योंकि नगर में जो और सब्जी का उत्पादन ऐसे भी जिन क्षेत्रों में अधिक होती है वहाँ का क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वो बार बार कम समय में जल्दी जल्दी हम फसलों का उत्पादन करें। तो लैंड का यूज बार बार कर रहे हैं, अधिक बार कर रहे हैं और लैंड की बारंबारता ही क्रॉप इंटेंसिटी को बताता है। तो एक बात यहाँ पर समझने एक चीज और हम ऐड करना चाह रहे हैं कि जब यह क्रॉप इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय सिंचाई की सुविधा उतना व्यापक नहीं थी पूरे भारत के क्षेत्रों में, बिजली की पूरे भारत के क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, परिवहन का बेहतर साधन नहीं था। तो उस समय यदि मान लिया कि फसलों के अवधि के आधार पर भी पी दयाल जैसे विद्वान ने फसलों के अवधि के आधार पर क्रॉप इंटेंसिटी को दर्शाने का प्रयास उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि 9 महीना से अधिक वाले जो फसल हैं वह क्रॉप इंटेंसिटी को अधिक बताएगा, क्योंकि अन्न फसल तो होता ही नहीं था सिंचाई के अभाव में, सब्जी की फसल होती नहीं थी। यदि 9 महीना से अधिक समय लेने वाला फसल अरहर हो या फिर गन्ना हो यदि उग जा रहा है तो कुछ नहीं है, तो यदि वही उग जा रहा है तो लैंड यूज तो हो जा रहा है ना, एक ही बार तो कम से कम लैंड यूज हो रहा है, बाकी भूमि तो ऐसे पड़ती रह जाती थी। तो उस समय जिस समय कॉन्सेप्ट मैंने उस समय जब डेवलप हुआ मान लिया कि, और जिस समय इन्होंने वो कॉन्सेप्ट जब दिया पी दयाल महोदय ने, तो उस समय ये चीज़ों को उन्होंने फसल की अवधि के अनुसार पर भी उन्होंने रखा था। लेकिन वर्तमान समय में फसल की अवधि के अनुसार पर यदि गन्ना को हम क्रॉप इंटेंसिटी का बेहतर पैमाना मानेंगे तो यह उचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो जगह देखना पड़ेगा कि वो क्षेत्र में और फसलें बार बार उग रही है या नहीं। यदि गन्ना के जगह पर यदि हमको सब्जी उगाने का बेहतर साधन उपलब्ध है और सब्जी बार बार यदि उग रहा है तो क्रॉप इंटेंसिटी सब्जी का अधिक हो जाएगा। या फिर मान ले कि धान ही की फसल यदि हम 3 बार साल में उगा ले रहे हैं तो क्रॉप इंटेंसिटी फिर उसकी अधिक हो जाएगी। क्रॉप इंटेंसिटी का सीधा तात्पर्य है फसलों की बारंबारता से, लैंड यूज की बारंबारता से, जिससे अधिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे पास क्षेत्र सीमित है, कृषि योग्य भूमि सीमित है और इतनी बड़ी आबादी के भरण पोषण के साथ साथ उसमें लगे उससे जुड़े परिवार की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक परिवरिश का भी ख्याल रखना है, अर्थात अधिशेष उत्पादन पर भी बल देना है। तो
उच्च गहनता वाले क्षेत्रों में आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों को रखते हैं जहां की गहनता 160 से 180 है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिहार की क्रॉप इंटेंसिटी, शस्य गहनता 144% ही है। तो यहाँ इसमें क्यों रखा गया है? तो बिहार का कुछ क्षेत्र है, जैसे आपको बिहार का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, किशनगंज वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में शस्य गहनता अच्छी है। तो बिहार का नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम इसमें सिर्फ रखेंगे, पूरे बिहार को हम इसमें नहीं रखेंगे। तो क्रॉप इंटेंसिटी का तात्पर्य अब ये हो गया पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ सिंचाई का अभाव है और वर्षा भी नहीं होती है, तो मृदा भी बेहतर नहीं है। तो इन क्षेत्रों में मध्यम आपको क्रॉप इंटेंसिटी पाया जाएगा। ब्रह्मपुत्रा वैली वाला और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, वहाँ बाढ़ वगैरह से भी प्रभावित रहता है और अन्य प्राकृतिक चीज़ों से प्रभावित रहता है, तो वहाँ निम्न क्रॉप इंटेंसिटी पाया जाएगा। अति निम्न में वृष्टि छाया, जहाँ पानी ही नहीं होता, 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वर्ष में पानी होती है, और जो मरुस्थलीय भाग है उन क्षेत्रों में भी क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी कम पाया जाएगा। लेकिन कोई मरुस्थलीय क्षेत्र में कहीं यदि नहरों के द्वारा, है ना, कैनेल के द्वारा सिंचाई की बेहतर सुविधा यदि बेहतर बना करके, जैसे गंगानगर जिले वगैरह में जो राजस्थान के हैं, उन क्षेत्रों में क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाया गया है और उस पर बल दिया गया है। तो क्रॉप इंटेंसिटी को हम इस प्रकार से समझने का प्रयास किए हैं। अब हम क्रॉप इंटेंसिटी को बिहार के संदर्भ में समझें तो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो बिहार का जो क्रॉप इंटेंसिटी है वह वर्तमान में 144% है। हम बिहार का इसलिए अध्ययन करना चाह रहे हैं क्योंकि बीपीएससी में एवं बिहार से जुड़े हुए अन्य परीक्षाओं में क्रॉप इंटेंसिटी से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बीपीएससी का तो यह ऑप्शनल का फेवरेट चैप्टर था, लेकिन ऑप्शनल अब मेंस लिखित तो हटा दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है उसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नेट जीआरएफ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार से संदर्भित, और चूंकि हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, तो बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी के विषय में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि बिहार की स्थितियाँ क्या है। उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में एग्जाम देने आते हैं, झारखंड के लोग देने आते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग आते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी बिहार के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो यहाँ वर्तमान में 144% क्रॉप इंटेंसिटी है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो बिहार का है उसमें क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, पहले से ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ वर्षा का उत्तम स्रोत मिल जाता है, प्राकृतिक चीज़ों का उत्तम स्रोत मिल जाता है, मृदा भी उपजाऊ है, गंगा का मैदानी भाग है। लेकिन बिहार भी प्राकृतिक दृश्यों से, भूगर्भिक चीज़ों से, भिन्न भिन्न अवस्थितियों से बना हुआ प्रदेश है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राकृतिक दशाएं भी पाई जाती है, भौगोलिक दशाएं भी पाई जाती है। ऐसे में बिहार में यदि सिंचाई का साधन बेहतर न हो, यहाँ सरकार और राजनीतिक और प्रशासनिक चीज़ें बेहतर न हो, और साथ ही साथ यहाँ का परिवहन की ढांचा बेहतर न हो, तो यहाँ क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाना थोड़ा संभव सा प्रतीत नहीं होता है। बिहार का एक तालुका जो है वह दक्षिण बिहार है और एक जो है उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार जहां बाढ़ से ग्रसित होता है, वही दक्षिणी बिहार सूखे से ग्रसित होता है। ऐसे में क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, फसलों के विविधीकरण के लिए, फसलों की बारंबारता के लिए एक चुनौती तो है ही, लेकिन इन्हीं चुनौतियों को, इन्हीं चीज़ों को, आपदाओं को अवसर में बदलने का भी भरपूर मौका मिलता है और भरपूर अवसर भी है। और उस अवसर को हम किस प्रकार से तब्दील करें कि बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी, उत्पादन और उत्पादकता बेहतर हो। चूँकि बिहार की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है और जनसंख्या का दबाव काफ़ी अधिक है, तो बिहार के क्रॉप इंटेंसिटी में जनसंख्या का दबाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि मान लें कि हमारे पास 1 कट्ठा ज़मीन है या 10 कट्ठा या 10 बीघे हैं, तो जितनी भी ज़मीनें हैं उसमें बाले बच्चे सारे लोग कृषि में लगे हुए हैं।
तो यदि एक ही जमीन में एक कृषि वर्ष में सब लोग कोड़ खत रहे हैं, उसको उसमें लगे हुए हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कृषि की उत्पादन और उत्पादकता बेहतर होगी, और वो अपने जनसंख्या के भार वहन करने हेतु भी लगे रहते हैं। क्योंकि यदि वो नहीं खेती बेहतर कर पाएंगे तो जनसंख्या का जो भार है बिहार का, वह वहन नहीं हो पाएगा। उनकी जो बच्चे बिहार के आईएएस आईपीएस या भिन्न भिन्न चीज़ों में जो जाते हैं, लगभग कृषक परिवार और कृषि से इन किन प्रकार जुड़े होते हैं। तो जब तक वो बेहतर उत्पादन और उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चों को कैसे वो वहन कर पाएंगे खर्च के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो जनसंख्या के दबाव बिहार का एक बहुत बड़ा वो एक समझिए अवसर भी है उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए। और मृदा काफ़ी उपजाऊ है बिहार का, गंगा का तलछटी मैदान है, गंगा का मैदानी भाग है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ सूखे क्षेत्र है, लेकिन जलवायु कारकों में मानसून हमारी अनियमित और अनिश्चित है, इसीलिए सिंचाई की सुविधा को बेहतर करना काफ़ी अनिवार्य है। उत्तरी बिहार में कई नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा बेहतर हुई है, लेकिन दक्षिणी बिहार आज भी वंचित है इन सुविधाओं से। लेकिन वर्तमान जो चीज़ें हैं जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ बिहार में मृदा बाकी चीज़ें तो प्रभावित करती ही हैं, बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक कारक कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित काफ़ी किया है। चाहे आज से 2000 का दशक ले या 2090 का दशक ले, उस समय बिहार में एक ऐसी चीज़ें थी जो कृषि के उत्पादन और उत्पादकता के गति को रोक दिया था। शाम के बाद से कोई लोग बाहर नहीं निकलता था, कृषि कार्य नहीं लोग करते थे, डर था, डर का माहौल था, क्योंकि नक्सली और आतंकी गतिविधियों का जमावड़ा था पूरे बिहार में। खास करके गया, औरंगाबाद, जहानाबाद का जो जिला था हमारा बिहार का, काफ़ी संगीन था इन क्षेत्रों में, और वहाँ के कृषि ही नहीं अन्य कार्य भी काफ़ी बाधित रहते थे। कृषि का या कृषि समाज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इन नक्सली घुसपैठ में सम्मिलित होते थे, जिनसे उनके कृषि कार्य में तो बाधा होती ही थी, उनके बच्चों पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता था, वो पढ़ाई से भी वंचित हो जाते थे। इन सबके बावजूद या इन सबके साथ साथ एक कारण था कि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, और जो पहले लोहे की पोल में जो बिजली होती थी वह भी काट ली गई थी। हमारा घर है, उन क्षेत्रों में भी ऊर्जा मंत्री होते हुए ऊर्जा गायब होती थी उस समय। वर्तमान समय में इन सारे चीज़ों में सुधार हुए हैं, और कृषि का जो दबाव था, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा दबाव कृषि पर, यह भी घटा है वहाँ से। फिर भी कृषि की उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जहाँ 2004-05 में बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी 132% था, वही 2020-21 में बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी 144% है। जनसंख्या के दबाव घटने के बावजूद क्रॉप इंटेंसिटी का बेहतर होना यहाँ बिहार के संरचनात्मक, संस्थागत और राजनीतिक व प्रशासनिक कारकों में बेहतरी को बतलाता है। इनमें आप देख सकते हैं कि सड़क परिवहन का बेहतर व्यवस्था, नक्सली आतंकी गतिविधियों का समापन, साथ ही साथ बेहतर ऊर्जा का होना, बिजली का होना, और उससे बिजली से जो सिंचाई के रूप में जो नलकूप और कुएं, नलकूप के माध्यम से जो परिवर्तित हुआ है जो चीज़ें, उससे सिंचाई की सुविधा इतनी बेहतर हो गई है कि क्रॉप इंटेंसिटी, फसल गहनता, क्रॉप कॉम्बिनेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। जिन क्षेत्रों में हमारे यहाँ, हम जहाँ पर घर है, हम देखते हैं, या हमारा ही नहीं, कहीं भी पूरे बिहार में जिन क्षेत्रों में सिंचाई के अभाव में दलहन फसलें, मसूर, खेसारी लोग बो देते थे, उन क्षेत्रों में आज सिंचाई की उपलब्धता है, जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। प्याज, सब्जी, आलू, ये सब की खेती वहाँ की जा रही है। यानी कि बड़े पैमाने पर
कृषि के क्षेत्र में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि क्रॉप इंटेंसिटी और क्रॉप कॉम्बिनेशन दोनों में बदलाव हुआ है और क्रॉप इंटेंसिटी 2004-05 की तुलना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो वर्तमान में 144% है। तो इस प्रकार से बिहार के क्रॉप इंटेंसिटी को भी हमने समझ लिया। तो क्रॉप इंटेंसिटी, फसल उत्पादन और उत्पादकता में इन सारे चीज़ों को खास करके मृदा, सिंचाई और जनसंख्या दबाव के साथ साथ बिहार में जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है राजनीतिक और प्रशासनिक कारक। आज भी बिहार का दक्षिण तालुका सिंचाई के अभाव में, बड़े नहरों के अभाव में आज दुर्लभ जीवन जी रहा है। बिहार का उत्तरी कोयल नहर जो दक्षिण बिहार का एक बहुत बड़ी परियोजना है, वह काफ़ी लंबे दिनों से बंद पड़ी है, जिससे भी क्रॉप इंटेंसिटी और क्रॉप कॉम्बिनेशन में समस्या यदि वह आ जाए तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप कॉम्बिनेशन में और बेहतर बढ़ोतरी हो, किसानों के आमदनी में बढ़ोतरी हो, किसानों की फसल गहनता में, क्रॉप इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो और देश के एक बहुत बड़ा जो जनसंख्या का दबाव रखने वाला बिहार राज्य है वह उन्नत और समृद्ध हो, जिससे देश का भी समृद्धि उसमें सम्मिलित हो। नमस्कार।